नमस्कार। आज पांवटा साहिब विधानसभा में आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज यहां पर हमारे राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के उम्मीदवार हमारे बड़े भाई अश्विनी वर्मा जी, जो एक बाय प्रोफेशन एक वरिष्ठ पत्रकार भी इस पांवटा साहिब विधानसभा में रहे हैं, और जिस प्रकार से राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश की 29 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। जैसा कि अगर हम लोग राजनीतिक माहौल देखें तो जिस प्रकार राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी एक भाजपा और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है, जहां पर हमारी लड़ाई, हमारा आंदोलन एक स्वर्ण समाज को लेकर शुरू हुआ था और बहुत सारे आंदोलन बैक टू बैक हुए, और जहां पर सरकार ने, कांग्रेस ने, भाजपा ने हल्के में लेने का प्रयास किया। लेकिन आज जिस प्रकार से हमारे 68 में से 29 विधायक इस हिमाचल प्रदेश में जहां पर इस चुनावी दंगल में उतरे हैं, वहां पर भाजपा और कांग्रेस के लिए चिंता का विषय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोग भरपूर अपना जो सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन है वो हमारे राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के उम्मीदवारों को दे रहे हैं। जहां पर भाजपा ये कहती है कि हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में हम लोग रीति बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे, तो वहीं पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ये बात कहते आई है कि ये रीति बदलते रह जाएंगे, रिवाज बदलते रह जाएंगे, और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के उम्मीदवार इस हिमाचल प्रदेश में भाजपा कांग्रेस वालों के ताज बदल कर रख देंगे। जहां पर हम लोग एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर इस हिमाचल प्रदेश में चले हैं, जहां पर आज भाजपा कांग्रेस, मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहता हूं, पहले भी कहता रहा हूं कि भाजपा और कांग्रेस को हम अलग अलग राजनीतिक दल नहीं मानते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर भाजपा के आईने में हम देखते हैं तो कांग्रेस हमें दिखाई देती है, कांग्रेस के आईने में अगर हम लोग देखते हैं तो हमें भाजपा दिखाई देती है। ये सिर्फ आपस में कार्यकर्ताओं को एक साथ उलझाने का, जनता को बेवकूफ़ बनाने का जो इतने समय से आज तक करते आए हैं, वही प्रयास आज ये कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा कांग्रेस की कमी को पूरा करती है और कांग्रेस भाजपा की कमी को पूरा करती है, वही हालात आज इस हिमाचल प्रदेश में चले हैं। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी अभी 3 महीने के अंदर ये पार्टी खड़ी हुई, और आंदोलन के बाद जब हम लोग जेल के अंदर थे तो 24 दिन जेल में बिताने के बाद ये निर्णय इस हिमाचल प्रदेश में लिया गया कि एक तीसरा विकल्प इस हिमाचल प्रदेश को हम देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण मोर्चा को देना पड़ेगा। जहां राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी एक तीसरा विकल्प बनकर आज इस हिमाचल प्रदेश में आई है, और जहां पर सबसे बड़ा मुद्दा इस हिमाचल प्रदेश में आज हम लोग लेकर चले हैं, वो मुद्दा है समानता का अधिकार। जहां पर भाजपा और कांग्रेस, अगर इनके सामने हम लोग राइट टू इक्वालिटी या सबको एक बराबर मान सम्मान अधिकार नीति योजना देने की बात करते हैं, वहां पर भाजपा कांग्रेस वाले चुप हो जाते हैं। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी कुछ और प्रकार की बातें करते आए हैं। लेकिन आज इस हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो युवा है, चाहे वो किसान है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो छात्र छात्राएं हैं, हर व्यक्ति की, हर नागरिक की मांग आज समानता का अधिकार है। जिस प्रकार से भाजपा कांग्रेस वालों ने जाति के आधार पर इस हिमाचल प्रदेश को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जहां पर बात की जाती है कि हिमाचल प्रदेश को हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे, या देश के इनके नेता, भाजपा कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम मजबूती के साथ इस देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे या देश को इस विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि जहां पर जिस देश के युवा को, जो इस देश का भविष्य है, जिस देश के युवा को जातिगत आरक्षण की बेड़ियों में बांध दिया जाए, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि इस देश के युवा के ऊपर इस देश का भविष्य टिका है। हमारा ये कहना है और हमारा ये मानना है कि इस देश में जहाँ पर हम लोग इन व्यवस्थाओं की बात करते हैं, चाहे वो आरक्षण की व्यवस्था है, वो एक गरीब व्यक्ति को, गरीब परिवार को उस व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो। अगर कोई युवा योग्य है तो उसकी योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ना कि उसकी जाति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इन मुद्दों को लेकर आज इस हिमाचल प्रदेश में हम लोग चले हैं। तीसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा स्वर्ण आयोग को लेकर, जिसको लेकर इस राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का जन्म हुआ, देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा के माध्यम से। तो स्वर्ण आयोग की जहां पर लड़ाई आज भी हमारी चली है, और आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के 29 लोग इस विधानसभा की ओर अग्रसर हैं, तो हम ये बात बड़े उसके साथ कहना चाहते हैं कि इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 62 लाख लोगों के लिए भी जहाँ स्वर्ण आयोग की बात है, तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग को पूरे कानून के साथ लागू करेगी। 7 आरक्षित सीटों के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को ये भी कहा जाता है कि ये पार्टी खाली स्वर्णों की पार्टी है या एक वर्ग की बात करती है। हम स्वर्णों की पार्टी हैं, हम कहते हैं कि हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, लेकिन
उसके साथ हम उन वंचित परिवारों की भी बात करते हैं जिन वंचित परिवारों को आज तक उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, जिनको आज तक हमेशा एक भीड़ का माध्यम समझा गया, जिनको वोट बैंक का माध्यम समझा गया, जिनके बारे में आज तक कभी बात नहीं की गई, जिनको बहला फुसलाकर हमेशा से एक वर्ग के खिलाफ खड़ा किया गया, और जिनको आज तक बहुत सारे अनुसूचित जाति वर्ग में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको आज तक आरक्षण की एबीसीडी पे पता नहीं है। उनके घर के ऊपर भी छत नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, लेकिन उनके बारे में आज तक कभी किसी राजनीतिक दलों ने बात नहीं करी। इन भाजपा कांग्रेस वालों ने हमेशा से जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करी। आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश में आई है, इन लोगों ने हमेशा से तोड़ने की बात करी है, आज हम लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं कि जहां पर सबको एक बराबर मान सम्मान अधिकार, चाहे वो युवा है, युवा की योग्यता को प्राथमिकता इस हिमाचल प्रदेश में दी जाएगी। दूसरी बात कि जहां पर एक तरफ 21 साल में एक वर्ग के बच्चे को बूढ़ा कर दिया जाता है, दूसरी तरफ 26 साल तक जवान रखा जाता है, तो हमने कहा कि एक बराबर उम्र सीमा इस हिमाचल प्रदेश में तय होगी, वो किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो। जहां पर एक वर्ग के बच्चे से 100 रुपया ले जाता है, दूसरी तरफ 1000 रुपया ले जाता है, तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस बात के लिए वचनबद्ध है कि इस हिमाचल प्रदेश में युवाओं के लिए एक ही फीस स्ट्रक्चर होगा। अगर किसी से 100 लिया जा रहा है तो सबसे 100 लिया जाएगा, अगर किसी से 1000 रुपया लिया जा रहा है तो सबसे 1000 रुपया लिया जाएगा। किसी के साथ भी असमानता इस हिमाचल प्रदेश में नहीं की जाएगी। आज हम लोग अपनी मांगों को लेकर अग्रसर हैं। इन भाजपा कांग्रेस वालों की तरह आज 51 साल पहले के मुद्दे अगर हम लोग उठाकर देखें, वही सड़क, वही बिजली, वही पानी, वही बेरोजगारी, वही भ्रष्टाचार, वही महंगाई। आज से 2022 से अगर आप 50 साल के बाद भी अगर देखेंगे, आपको भाजपा कांग्रेस के मुद्दों में कोई भी बदलाव नजर नहीं आएगा। इन्हीं मुद्दों के ऊपर आज तक लड़ते आए हैं, इन्हीं मुद्दों के ऊपर आज तक लड़ते जाएंगे। मेरा ये साथ में ये कहना इन भाजपा कांग्रेस वालों को खासकर ये है कि तुमने किसी का भला तो किया नहीं, तुमने हमेशा से लोगों को, प्रदेश को बांटने का प्रयास किया। अगर भाजपा कांग्रेस के नेता इतने बड़े नेता हैं, अगर इस भाजपा कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में इतनी मजबूत है कि ये प्रदेश का चहुमुखी विकास कर सकते हैं, तो आज तक क्यों इस हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, क्यों महंगाई खत्म नहीं हुई, क्यों भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, क्यों आज तक सड़कों का इस हिमाचल प्रदेश में अभाव है, क्यों शिक्षकों का अभाव है, क्यों स्कूल में, हमारे स्कूलों में, शिक्षण संस्थानों में हमारे शिक्षकों की कमियां हैं, क्यों आज तक हमारे युवा बेरोजगार हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर घूम रहे हैं, क्यों इस हिमाचल प्रदेश में पीएचडी होल्डर को एमएससी, बीएससी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद आज हमारे युवाओं को घर में बैठना पड़ रहा है। कभी तुम बोलते हैं 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और 5 लाख में से 5000 युवाओं को नौकरी नहीं दे पाते। मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूं, आज भाजपा कांग्रेस, एक दिल्ली वाले जो आए हैं इस हिमाचल प्रदेश में पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के लिए, इन तीनों के तीनों पार्टियों ने एक मुद्दे को इस हिमाचल प्रदेश का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि ओपीएस के ऊपर मैं जहां पर बात आता हूं, हम ओपीएस का समर्थन करते हैं, हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, लेकिन मेरा ये बात साथ में कहना है कि वो निजी क्षेत्र के कर्मचारी, चाहे वो किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, वो किसी दुकान में नौकरी करते हैं, वो कहीं पर भी अगर रोजगार करते हैं, वो कर्मचारी की भूमिका निभा रहे हैं, उन कर्मचारियों के बारे में बात क्यों नहीं की जाती। आज हमारा युवा आज कहीं पर फैक्ट्रियों में रोजगार के लिए घूमता है, वो नौकरी वहां निजी क्षेत्र में करता है, उनके अधिकारों के लिए, उनके पॉलिसी के लिए कोई हिमाचल प्रदेश में बात नहीं की जाती। अगर जहां पर एक तरफ कहा जाता है कि अगर इस हिमाचल प्रदेश में कुछ % हमारे कर्मचारी वर्ग हैं, उनके साथ उनके परिवार हैं, तो इस हिमाचल प्रदेश में 15 लाख का आंकड़ा युवा बेरोजगार युवाओं का भी तो है। उन 15 लाख युवा बेरोजगारों के बारे में बात इस हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं की जाती। अगर वो 15 लाख युवाओं के साथ अगर हमें एक व्यक्ति के साथ भी अगर 3 लोग भी लेकर जुड़े, तो लाखों से ज्यादा इस हिमाचल प्रदेश में इतना आंकड़ा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सत्ता को किसी साइड भी वो पलट सकते हैं। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी मजबूती के साथ कहना चाहती है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी युवाओं को साथ इस हिमाचल प्रदेश में लेकर चली है। युवाओं को लेकर इस हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो निजी क्षेत्र का कर्मचारी है, चाहे वो छात्र छात्राएं हैं, चाहे वो इस हिमाचल प्रदेश में वो युवा व्यापारी है, हमारे छोटे जो दुकानदार हैं, जो छोटी रेडी फड़ी लगा रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, जिनके बारे में कोई बात नहीं की जाती, हमारे जो चालक बंधु हैं, चालक बंधुओं के बारे में कोई बात नहीं की जाती। तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी उन मुद्दों को लेकर इस हिमाचल प्रदेश में चली है जिनके तरफ
आज तक इन भाजपा कांग्रेस वालों ने कभी भी बात करने का प्रयास नहीं किया। और मैं तो कहना चाहता हूं कि स्वर्ण समाज की बात करने से इन लोगों की कुर्सियां हिल जाती है। इन लोगों को डर सताने लग जाता है कि अगर इस वर्ग की बात करेंगे तो इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। लेकिन इन भाजपा कांग्रेस वालों को मैं बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारी भाजपा कांग्रेस वालों की जड़ें उखाड़ने के लिए हम लोग आ चुके हैं। तुमको कोई नहीं बचा सकता इस हिमाचल प्रदेश में। जहां तक तुम अपने आंकड़े लगा लो कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, इतनी सीटें जीतेंगे, इतनी सीटें जीतेंगे, इतना कैडर वोट हमारे साथ है। 8 दिसंबर का दिन बताएगा कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का इस हिमाचल प्रदेश में क्या कैडर वोट है। और इस हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ये तय करेगी कि इस हिमाचल प्रदेश में कौन आगे बढ़ेगा, कौन आगे नहीं बढ़ेगा। इनके पास पैसा है, इनके पास धन बल वाले लोग हैं, करोड़ोंपति अरबोंपति लोग हैं। हमारे पास बेशक आज हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन इस हिमाचल प्रदेश में जहां पर बड़ी बड़ी रैलियों के ऊपर करोड़ों रुपए खर्चते हैं, हमारे साथ अगर 1000 लोग भी होंगे, 1000 के 1000 लोग अपनी जेब का पैसा खर्च करके हमारे साथ खड़े होंगे। इनके साथ अगर 10,000 लोग भी होंगे तो 10 के 10,000 लोग वो होंगे जिनको भाजपा कांग्रेस की रैलियों में आने के लिए, जिनको पैसे के माध्यम से बुलाया जाता है, गाड़ियां HRTC की बसें पर बुलाया जाता है, करोड़ों अरबों रुपया पैसा खर्च बुलाया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भाजपा कांग्रेस के 100 और हमारा 1 इनके लिए बहुत है इस हिमाचल प्रदेश में। और आने वाला समय, अभी 12 नवंबर को इस हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। आज पोंटा विधानसभा में है और गुरु की नगरी है, तो यहाँ के स्थानीय जितने भी हमारे वोटर हैं, मतदाता हैं, मैं उनसे एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि एक तरफ आपके पास भाजपा का चेहरा है, एक तरफ आपके पास कांग्रेस का चेहरा है, एक तरफ आपके पास किसी और अन्य दल या आजाद उम्मीदवार के तौर पर चेहरे हैं। वो चेहरे अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने के लिए इस चुनावी दंगल में उतरे हैं। लेकिन जहां पर पोंटा विधानसभा की बात आती है, हमारे अश्वनी वर्मा जी एक सामाजिक लड़ाई, एक समानता की लड़ाई लड़ने के लिए इस विधानसभा के चुनावी दंगल में उतरे हैं कि सबको एक बराबर मान सम्मान अधिकार इस हिमाचल प्रदेश में दिया जा सके। और जहां पर जातिवाद की खाइयां इन भाजपा कांग्रेस वालों ने ये जो आज तक ये खोदते आए, उन खाइयों को भरने का प्रयास राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में करने के लिए जा रही है। सारे लोगों का बहुत बहुत हमारे साथ आशीर्वाद है, सहयोग है। मैं आप मतदाताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भाई अश्वनी वर्मा जी को आप भारी मतों से इस हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जिताकर आप भेजें, ताकि अश्वनी वर्मा जी जब हमारे लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में पहुंचे तो वहां पर समानता की लड़ाई की आवाज को ये बुलंद कर पाएं। 51 साल हो गए, पोंटा विधानसभा में भाजपा आई, कांग्रेस आई, सब आए, जातिवाद के नाम पर राजनीति करते रहे। लेकिन जो असल मुद्दे इस हिमाचल प्रदेश के हैं, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, एक बराबर मान सम्मान, उसके बारे में आज तक कभी किसी ने बात नहीं करी। हम लोग पहले हैं जो इस हिमाचल प्रदेश में ये बात कर रहे हैं। आज पूरा का पूरा देश हिमाचल प्रदेश में रहने वाले जनरल कैटेगरी, चाहे स्वर्ण समाज की और नजरें गड़ाए देख रहा है कि क्या करेंगे ये लोग। आज हिमाचल प्रदेश से बहुत उम्मीद है, पूरे के पूरे देश, पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग आप मीडिया के माध्यम से आवाज सुन रहे हैं, आप सभी लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि 29 विधानसभाओं पे हमारे लोग खड़े हैं, उनको भारी मतों से जिताकर आप लोग शिमला विधानसभा भेजें, ताकि समानता की बात इस हिमाचल प्रदेश में मजबूती के साथ की जा सके। ये भाजपा कांग्रेस वालों को इस हिमाचल प्रदेश से भगाना है और समानता का अधिकार इस हिमाचल प्रदेश में लागू करवाना है। यही राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का मूल उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि 29 विधानसभा में आपका है जी, उससे सरकार को बनना मुश्किल हो जाएगी। अगर 29 सीटों से चुनाव लड़ने पे अगर सरकार बनना मुश्किल हो सकता है हमारा, तो 29 सीटों से इस हिमाचल प्रदेश में सरकार भी किसी की नहीं बनने देंगे। सत्ता की चाबी या इस हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी वो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ही तय करेगी। 4 साल में कैसा करेगा? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री तो नहीं कहूँगा, पूर्व मुख्यमंत्री कहूँगा, जयराम ठाकुर जी। आज हम लोग हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर भी जाते हैं, आप इंटीरियर में अगर आप जाकर देखोगे, लिंक रोड्स पर आप जाकर देखोगे और मेन रोड्स पर भी आप जाकर देखोगे, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी वो एक हवा वाले मुख्यमंत्री रहे। सड़कों की तो सुध उन्होंने कभी ली नहीं।
जिस सड़कों के माध्यम से प्रदेश के एक विकास को जाना जाता है कि उस प्रदेश का जो डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट का आधार क्या है, वो उस प्रदेश की सड़कों से, कनेक्टिविटी से जाना जाता है। तो सड़कों के हालत तो 5 साल में मुख्यमंत्री साहब ने सुध ली नहीं। प्रदेश का चाहे कर्मचारी वर्ग हो, किसी भी स्तर का कर्मचारी वर्ग हो, हर वर्ग को अपनी मांग मनवाने के लिए सड़कों के ऊपर उतरना पड़ा। आज इस हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर भी अगर विकास की बात की जाती है, हमारे चंबा जैसे जिलों में हमारे बच्चियों को अपने कॉलेज में टीचर लेने के लिए भूख हड़ताल पे बैठना पड़ता है। हर कॉलेज, हर स्कूल, हर हॉस्पिटल में कहीं पर डॉक्टरों की कमी, कहीं पर शिक्षकों की कमी, कहीं कर्मचारियों की कमी। आज तक प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब कोई भी कमी को पूरा नहीं कर पाए। एक अपनी विधानसभा में भी कितना तक कर पाए, कितना तक नहीं कर पाए, वो वहाँ के लोग भली भांति बोलने लग गए, क्योंकि जयराम ठाकुर जी की नैया पार तो होनी नहीं है। क्योंकि ये जहाँ पर अभी मुख्यमंत्री लिखते हैं तो 8 दिसंबर के बाद जयराम ठाकुर जी के आगे पूर्व मुख्यमंत्री लिखा जाना तय है।